Hello everyone, I am Yuvika Goyal and today I am going to start chapter 1 solid state। और solid state के अंदर हम आज कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये दो टॉपिक हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के अंदर दो टाइप के सॉलिड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम किन को बोलते हैं? देखो, जिनकी डेफिनेट शेप हो, जैसे मेरे पास ये मार्कर है। अब इस मार्कर की क्या है, डेफिनेट शेप भी है और इसका साइज़ भी पूरा डेफिनेट है। अगर मैं इसको चाहे कितना भी स्ट्रेच करूँ बट ये स्ट्रेच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसकी शेप जो है वो क्या है, डेफिनेट है। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैटेगरी में डालेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, तो उनको आप देखिए ज़रा। दैट इज दीज आर द ट्रू सॉलिड्स। इन्हें हम ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी पुकारते हैं, या फिर हम इन्हें ट्रू सॉलिड्स, इनका सेकंड नेम है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इतना ज़्यादा डेफिनेट होता है कि लॉन्ग रेंज तक होता है। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग रेंज होता है, तो इसीलिए इन्हें बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। रेगुलर क्लीवेज का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कटिंग दिस मार्कर, अगर मैं इस मार्कर को कट कर रही हूँ तो क्या होगा? रेगुलर क्लीवेज होएगी, हाफ इधर हाफ इधर, मतलब रेगुलरली आई एम कटिंग द मार्कर। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्लीवेज होता है, मतलब कटिंग जो होती है, किसी चीज़ का ब्रेकेज जो होता है वो रेगुलर होता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं रेगुलर क्लीवेज। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? जहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ in different direction, different properties in different direction. You can also write this the meaning of this word, मतलब कि अलग अलग, जैसे मैं इधर जा रही हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है, यहाँ पर भी अलग है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रैवल करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको अलग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल जैसे हम रबर बैंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रही हूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितना भी स्ट्रेच कर लो, उसकी शेप तो हमेशा चेंज होती ही होती है। उसकी शेप जो है वो बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं रहती है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? एमोर्फस सॉलिड के नाम से उसे कहा जाता है। ठीक है, तो रबर बैंड इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है। इसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं। दैट इज दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर आइसोट्रोपिक। अब यहाँ पे आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में भी जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। मान लो इधर गए तो भी सेम प्रॉपर्टी, इधर गए तो भी सेम प्रॉपर्टी, इधर गए तो भी सेम प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ आइसो इज सेम, तो सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इरेगुलर क्लीवेज। इसका जो क्लीवेज है वो क्या है? इरेगुलर है। मतलब अगर मैं किसी भी अनडेफिनेट स्ट्रक्चर को, मान लो स्ट्रक्चर बनाते फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एमोर्फस सॉलिड, और अगर मैं इसको कट कर रही हूँ बीच में से, तो क्या ये रेगुलरली कट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए इरेगुलरली ये कट हो पा रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर जो क्लीवेज है वो इसका क्या है? इरेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट इज लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट का मेरा मतलब है कि अगर हम इसको किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करें तो इसका कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हम इसे इतनी आसानी से मेल्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमें इसको काफ़ी ज़्यादा एक स्पेसिफिक, जैसे वाटर का कितना होता है बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आइस का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब कि एमोर्फस सॉलिड किसी एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर ही मेल्ट हो पाती हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मैं आपको एक बात बतानी थी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब देखो, अगर मुझे किसी भी एक हार्ड स्ट्रक्चर को, डायमंड का एग्जांपल ले लो, डायमंड को अगर मुझे मेल्ट करना है तो मुझे उसके लिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एज यू ऑल नो, डायमंड इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द होल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो डायमंड इतना ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस वर्ल्ड के अंदर भी। ठीक है,
तो अगर मुझे उसे मेल्ट करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमेरफोर सॉलिड के बीच में डिफरेंस। सो यू कैन राइट द टॉपिक। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी आगे जाके टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या क्या आगे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। सेकंड है हमारे पास आयोनिक सॉलिड। थर्ड है हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स। और फिर फोर्थ है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, तो इनके बारे में अब हमें आगे जाके डीप स्टडी करनी है। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड के भी आगे जाके एग्जांपल्स होते हैं, आगे जाके टाइप्स होती हैं, नॉट एग्जांपल्स, टाइप्स होती हैं। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होती हैं? दैट इज नॉन पोलर, देन पोलर, देन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब हमें इसे डिटेल के अंदर स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टाइप्स, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो के इक्वल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये कौन कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं? लंदन फोर्सेस से, लंदन फोर्सेस से या फिर वॉन्डरबॉल फोर्सेस आप कह सकते हो, उनसे ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा लो होता है कि अगर आप इन्हें थोड़ी सी भी हीट दोगे तो ये जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके फोर्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जब किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं तो उसको अगर आप थोड़ी सी भी हीट दें तो वो जल्दी क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसलिए जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो ही रहता है, लो एमपी। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? डाइपोल मोमेंट का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल लिया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और अगर इनके अंदर मैं डिस्कस करूँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। इसलिए इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी भी तरफ ना ही तो ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, दोनों में इक्वल है। इसलिए यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो पोलर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस टॉपिक, देन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी कैन से डाइपोल मोमेंट ही है। यहाँ पर जो मेन बात है तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं होता है। जीरो के इक्वल क्यों नहीं होता है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CCl4 है। ठीक है, तो CCl4 की हमें पता है शेप क्या होती है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, तो अब इसका मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे सा बनेगा कुछ, सभी को पता है ये बात। तो इन क्लास 11th वी हैव लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, कार्बन और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है, यू ऑल नो। तो इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो एक तो यहाँ पर होगा और एक कहाँ पर होगा? एक इसकी तरफ होगा, एक भी इसकी तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, ये भी डाउनवर्ड होगा और ये भी डाउनवर्ड होगा।
मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें डायपोल मोमेंट दिखाया जा रहा है। अगर मैं इसकी नेट डायपोल मोमेंट निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, Cl और Cl, इसका नेट डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड आ रहा है और इसका अपवर्ड आ रहा है। तो ये जो कैंसिल होकर इसका जो डायपोल मोमेंट है वो तो जीरो बन जाएगा, मतलब कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कंसिडर किया जा रहा है। और अगर इसकी जगह पे मैं कोई और एग्जांपल लूँ H2O का अगर मैंने एग्जांपल लिया है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा है एज यू ऑल नो, ठीक है। तो एक तो डायपोल मोमेंट इधर होगा और एक डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन के टुवर्ड्स होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसी की तरफ जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो उसी एटम की तरफ होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आ रहा है वो अपवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड आने की वजह से जो ये जो कंपाउंड है वो क्या बन गया है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बन गया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और अगर मैं इनके फोर्सेस के बारे में बात करूँ तो इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। और एक और बात विच इज़ इम्पोर्टेंट टू टेल दैट इज़ कि ये जो होती हैं वो इंसुलेटर होती हैं, मीन्स सॉलिड फॉर्म के अंदर ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करती हैं। जो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, ये तीनों टाइप्स जो होती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। सो नोट डाउन दिस टॉपिक, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं। अब देखो क्लास 11th के अंदर हमने कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है जब कोई भी हाइड्रोजन 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। जब ये इन तीनों के साथ कोई भी बॉन्ड बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर हम सॉलिड के केस में बात करें तो वो भी वीक फोर्सेस के अंदर कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो इनका वीक फोर्स होने की वजह से इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, एज वेल एज दीज आर इंसुलेटर्स, ठीक है। इन्हें हम इंसुलेटर्स कंसिडर करते हैं। ये सॉलिड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे अब मैं आपको कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। मान लो HF का मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो जिगजैग स्ट्रक्चर माना जाता है। अब जिगजैग स्ट्रक्चर कैसे माना जाता है देखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। अब ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। तो देखो ये जिगजैग टाइप का एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। ऐसे आप कितने भी मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट फॉर एग्जाम्पल दिस इज HF मॉलिक्यूल एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये हमारा कंसेप्ट था और इसी के साथ हमारा जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो पूरा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आयनिक सॉलिड, सो नोट डाउन दिस टॉपिक प्लीज। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक सॉलिड के बारे में और कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। तो आयनिक सॉलिड के अंदर आयंस के बने हुए होते हैं पार्टिकल्स, हमें ये पता है। और कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर किसके बने हुए होते हैं, इसके अंदर भी एटम्स होते हैं इसके अंदर। जैसे ऐसा एक ले लिया मैंने और ऑक्सीजन ले लिया, तो ये एक एटम है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करूँ तो यहाँ पे आयंस होते हैं, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। तो मतलब इनके अंदर आयंस होते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इनके अंदर जो फोर्स लगता है, अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये वही फोर्सेज हैं जो हम फिजिक्स में भी पढ़ती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे लगता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के कारण NaCl इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज से ज्वाइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर, अगर NaCl सॉलिड फॉर्म में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, और अगर ये मोल्टन फॉर्म में है, अगर इसे को हम मोल्टन फॉर्म में लें, मोल्टन फॉर्म के अंदर जो आयनिक सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जब कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो दीज आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। एंड कोवेलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो ये एटम के मिलने से बनते हैं, जैसे हमारे पास SiO2 हो गया, ठीक है, जैसे कोई क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, तो इसके भी हमारे पास काफ़ी सारे एग्जांपल आ जाते हैं। तो अब वैसे तो कोवेलेंट सॉलिड को इंसुलेटर कंसिडर किया जाता है, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है ना वो कार्बन का एलोट्रॉप है, यू ऑल नो ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो ये एक एक्सेप्शन कैसे है, पूरी कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर यही एक ऐसा सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी सारे इंसुलेटर्स होते हैं, ओनली दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस सॉलिड कि ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और आपको पता है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। सो इन दोनों के बारे में इतना ही था। सो नोट डाउन दिस टॉपिक, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट मेटेलिक सॉलिड्स, ओके। सो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो किसके बारे में है, मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में है। अब मेटेलिक सॉलिड्स क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहले इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कौन सी होती हैं, पॉजिटिव आयंस होती हैं। अब पॉजिटिव आयन से मतलब, अब हमने पी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ा था जैसे कि Na+Cl-, Cl- तो खैर नॉन मेटल है, बट Na+ की अगर मैं बात करूँ, Mg2+ की अगर मैं बात करूँ, Li+ की बात करूँ, है ना, तो ये सारे क्या है, मेटल्स ही तो हैं, और ये पॉजिटिव फॉर्म में है। तो पॉजिटिव जो ये साइन है वो हमें क्या दिखा रहा है कि दे आर मेटल्स। अगर कोई भी नेगेटिव फॉर्म में, जैसे Cl नेगेटिव है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव फॉर्म जो है वो हमें दिखा रही है कि वो नॉन मेटल्स हैं। तो अब हम मेटेलिक सॉलिड के बारे में, इन्हीं मेटल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आयरन भी इसके अंदर आप ले सकते हो, काफ़ी सारे मेटल्स हैं हमारे पास, जो हमारा S ब्लॉक है, हमारा जो D ब्लॉक है पूरा, वो सारा मेटल्स ही तो हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन एटम्स की। तो सबसे पहले ये कनेक्टेड किससे होते हैं, ये मेटेलिक बॉन्डेड से कनेक्टेड होते हैं, और मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जो हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग माना जाता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ इसकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट के अंदर भी, दोनों स्टेट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। मोल्टन के अंदर भी कंडक्ट करती हैं एज वेल एज सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। बोथ स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। So this was all about our classification of crystalline solids, and if you have any type of doubt then you may ask in the comment section below, and thank you for watching the video.